अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम डॉमर मॉडल पार्ट 2 पर चर्चा करेंगे। पार्ट 1 को हमने यहाँ स्टॉप किया था कि संतुलित वृद्धि की शर्त क्या है, जिसमें हमने पढ़ा कि समग्र मांग को समग्र पूर्ति के बराबर रखते हैं तो लास्ट रिजल्ट आता है I इक्वल्स टू अल्फा सिग्मा के। I इक्वल्स टू अल्फा सिग्मा के की जो शुद्ध निवेश है वो सीमांत बचत की सीमांत प्रवृत्ति, पूंजी की उत्पादकता और पूंजी भंडार के गुना के बराबर होती है। आज हम पढ़ेंगे कि संतुलित वृद्धि को कायम रखने की क्या शर्त है, हैरे-डॉमर मॉडल में अंतर क्या है और असंतुलन कैसे उत्पन्न होगा डॉमर मॉडल के अनुसार। तो आइए देखते हैं। अब हम निरंतर वृद्धि को कायम रखने हेतु शर्त की व्याख्या करते हैं। ये जो निरंतर वृद्धि है इसको कायम रखना चाहते हैं हम, तो इसकी शर्त की व्याख्या करेंगे। इसके लिए मांग तथा पूर्ति समीकरणों में वृद्धि लानी होगी। जो मांग और पूर्ति समीकरणी हैं उनमें क्या करना होगा, वृद्धि लानी होगी। वृद्धि लाने उपरांत मांग तथा पूर्ति समीकरणों को निम्न प्रकार व्यक्त किया जाता है। वृद्धि लाने के लिए मांग तथा पूर्ति समीकरणों को निम्न प्रकार व्यक्त करेंगे। डेल्टा वाई डी बराबर डेल्टा आई अपॉन अल्फा। डेल्टा वाई डी बराबर डेल्टा वाई अपॉन अल्फा। समीकरण 4 को देखिए आप ध्यान से। अब यहाँ पर डेल्टा का साइन क्यों आया, क्योंकि हमें संतुलन वृद्धि को कायम रखने की शर्त के बारे में जानना है और ये संतुलन वृद्धि को कायम तभी रखेगी जब मांग और पूर्ति में चेंज आएगा। और हम जानते हैं ये बात कि चेंज जो है वो वेरिएबल्स में आता है। तो आई एंड वाई ये क्या है, इसमें चल तत्व है और चल तत्व में ही चेंज आएगा। अल्फा में वृद्धि नहीं दिखाई गई क्योंकि यह एक स्थिर तत्व है। अल्फा जिसे हम कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, बचत की सीमांत उत्पादकता, इसमें वृद्धि नहीं दिखाई गई क्योंकि ये क्या है, एक स्थिर तत्व है। डेल्टा वाई एस इक्वल्स टू सिग्मा अल्फा सिग्मा डेल्टा के। जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो है डेल्टा वाई एस इक्वल्स टू सिग्मा डेल्टा के। इस इक्वेशन में भी देखिए हमने जो डेल्टा लगाया है वो वाई एस के आगे लगाया है और के आगे लगाया है, क्योंकि ये दोनों चल तत्व है और सिग्मा जो है वो अचल तत्व है। सिग्मा क्या है, अचल तत्व, पूंजी की उत्पादकता कहते हैं जिसे। उत्पाद पूंजी में परिवर्तन, वास्तविक पूंजी में परिवर्तन। उत्पाद पूंजी में परिवर्तन, वास्तविक पूंजी में परिवर्तन पूंजी की उत्पादकता के गुना के बराबर है। पूंजी की उत्पादकता के गुना के बराबर है। वास्तविक पूंजी में परिवर्तन शुद्ध निवेश के रूप में व्यक्त किया जाता है। अब देखिए हम जानते हैं I इक्वल्स टू डेल्टा के, यानी चेंज इन द कैपिटल स्टॉक क्या होगा, नेट इन्वेस्टमेंट होगा। इसी तरह हम डेल्टा के की जगह क्या लिख देंगे, I लिख देंगे। डेल्टा के की जगह I लिख देंगे हम और ये इसे इक्वेशन 6 का नाम देंगे। 3 इक्वेशन मैंने आपको पहले पढ़ा दी है जिसमें हम संतुलन वृद्धि की शर्त को देखते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं संतुलन वृद्धि को कायम रखने की शर्त को। इक्वेशन नंबर 4, 5 और इक्वेशन नंबर 6 समीकरण में हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि डेल्टा वाई एस इक्वल्स टू सिग्मा आई। डेल्टा वाई एस इक्वल्स टू सिग्मा आई। सिग्मा का मतलब है पूंजी की उत्पादकता और आई का मतलब है शुद्ध निवेश। ये मैंने यहाँ पर साइन लगाई है रेड कलर में आपको समझाने के लिए। मैं अलग से आपको एक PDF भी सेंड करूँगी जिससे आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। निरंतरता कायम रखने हेतु आवश्यक शर्त। निरंतरता अगर हमने कायम रखनी है तो इसके लिए शर्त क्या है कि डेल्टा वाई डी डेल्टा वाई एस के बराबर होना चाहिए। डेल्टा वाई डी डेल्टा वाई एस के बराबर होना चाहिए। जैसे हमने किसमें पढ़ा था कि अगर वृद्धि दर प्राप्त करनी है तो वाई डी बराबर वाई एस के बराबर होना चाहिए। अब कायम रखना है तो डेल्टा वाई डी डेल्टा वाई एस के इक्वल होना चाहिए। आप ध्यान से देखिए, डॉमर मॉडल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। कई बार जनरली नेट में क्वेश्चन आ जाता है, नोटेशंस पर ही आ जाता है, अल्फा क्या है, सिग्मा क्या है, तो आपको जानकारी होना अनिवार्य है। डेल्टा वाई डी को क्या कहेंगे, डेल्टा आई अपॉन अल्फा। डेल्टा वाई डी को क्या कहेंगे, डेल्टा आई अपॉन अल्फा। और डेल्टा वाई एस को क्या कहेंगे, सिग्मा आई। डेल्टा वाई एस को सिग्मा आई। जब इन दोनों को बराबर रखेंगे तो रिजल्ट आएगा डेल्टा आई अपॉन आई सिग्मा अल्फा। डेल्टा आई अपॉन आई सिग्मा अल्फा। शुद्ध निवेश में वृद्धि दर, सीमांत बचत प्रवृत्ति। शुद्ध निवेश में जो वृद्धि दर है
वो सीमांत बचत प्रवृत्ति यानी अल्फा और पूंजी की उत्पादकता के बराबर है। और पूंजी की उत्पादकता क्या है? सिग्मा। शुद्ध निवेश में जो वृद्धि दर है डेल्टा आई अपॉन आई किसके बराबर है? सीमांत बचत प्रवृत्ति अल्फा और पूंजी की उत्पादकता यानी सिग्मा की गुणनफल के बराबर है। यह समानता स्थायी निरंतर वृद्धि दर सुनिश्चित करने के लिए कायम रखनी चाहिए। अब देखो ये इंपॉर्टेंट शर्त है, अगर निरंतर वृद्धि दर को कायम रखना है हमें, तो डेल्टा आई अपॉन वाई आई बराबर होना चाहिए सिग्मा अल्फा के। डेल्टा आई अपॉन आई सिग्मा अल्फा की क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। निरंतरता कायम रखने हेतु ये आवश्यक शर्त है। एग्जाम्पल के रूप में देखें हम, पूंजी की उत्पादकता सिग्मा बराबर 25%। एग्जाम्पल क्यों ले रही हूँ मैं? अगर कई बार क्वेश्चन आ जाता है, सिग्मा दिया होता है, एमपीएस दिया होता है, तो पूछ लेते हैं कि निवेश वृद्धि दर कितना होगा। तो ये हम डॉमन मॉडल से काउंट कर सकते हैं। देखो निवेश पूंजी की उत्पादकता सिग्मा जो है वो 25% है और एमपीएस यानी अल्फा जो है वो कितना है? 12% है। अगर ये पूछे कि निवेश वृद्धि दर कितना होगा तो हम निकाल सकते हैं डेल्टा आई अपॉन आई बराबर सिग्मा अल्फा। डेल्टा आई अपॉन आई बराबर सिग्मा अल्फा यानी 25 इंटू 12 यानी 3%। डेल्टा आई अपॉन आई कितना हो जाएगा? 3% हो जाएगा। निवेश वार्षिक दर 3% अवश्य हो यदि पूर्ण रोजगार दर को कायम रखना है। निवेश वार्षिक वृद्धि दर 3% होनी चाहिए यदि हम पूर्ण रोजगार दर को कायम रखना चाहते हैं। तो ये क्या है? एक इम्पॉर्टेंट शर्त है निरंतरता कायम रखने हेतु एक इम्पॉर्टेंट शर्त है। नेक्स्ट टॉपिक है असंतुलन पथ। जैसे हमने हैरेड मॉडल में पढ़ा था कि असंतुलन कब आएगा? जब जो एक्चुअल ग्रोथ रेट और वारंटेड ग्रोथ रेट आपस में बराबर नहीं होंगी। अब इसमें असंतुलन कब आएगा? जब निवेश में वृद्धि स्थिर गति डेल्टा सिग्मा अल्फा से होगी तथा उत्पादन क्षमता का लगातार इष्टतम प्रयोग होता रहेगा, परंतु जब निवेश वृद्धि सिग्मा अल्फा से अधिक या कम होगी तब दो प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। इन्होंने कहा है कि संतुलन वृद्धि होगी जब जो निवेश में वृद्धि है सिग्मा अल्फा के बराबर होगी, लेकिन सिग्मा अल्फा से कम या ज़्यादा होने पर क्या आ जाएगा? असंतुलन आ जाएगा। सिग्मा अल्फा से कम या ज़्यादा होने पर असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा। डेल्टा आई अपॉन आई या डेल्टा वाई अपॉन वाई इज ग्रेटर देन सिग्मा अल्फा। डेल्टा आई अपॉन आई, डेल्टा वाई अपॉन वाई इज ग्रेटर देन सिग्मा अल्फा। ये क्या है? फर्स्ट कंडीशन है। ये है फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड है डेल्टा आई अपॉन आई इज लेस देन सिग्मा अल्फा। ये है सेकंड कंडीशन। तो दोबारा देखिए, डेल्टा आई अपॉन आई इज ग्रेटर देन सिग्मा अल्फा फर्स्ट कंडीशन और डेल्टा वाई अपॉन वाई इज लेस देन सिग्मा अल्फा ये है सेकंड कंडीशन। मतलब इन दोनों कंडीशन में क्या आ जाएगा? डिसइक्विलिब्रियम आएगा। इन दोनों कंडीशन में डिसइक्विलिब्रियम आएगा। पहली स्थिति में मुद्रास्फीति उत्पन्न होगी। जो फर्स्ट सिचुएशन है जिसमें डेल्टा आई अपॉन आई इज ग्रेटर देन सिग्मा अल्फा है, उसमें मुद्रास्फीति उत्पन्न होगी क्योंकि आय वृद्धि दर ऊंची होने से क्रय शक्ति ज़्यादा होगी, मांग का विस्तार होगा, मुद्रास्फीति उत्पन्न होगी। इसमें क्या है कि इनकम लेवल ज़्यादा होगा, डिमांड ज़्यादा होगी, परचेजिंग पावर ज़्यादा होगी, तो क्या आ जाएगा? इन्फ्लेशन आ जाएगा। क्या आएगा? इन्फ्लेशन आएगा। दूसरी स्थिति में आय तथा निवेश वृद्धि दर उत्पादन क्षमता दर से कम होगी। सेकेंड सिचुएशन में क्या होता है कि जो इनकम है या इन्वेस्टमेंट की रेट है वो प्रोडक्टिव कैपेसिटी से क्या होगी? कम होगी, जिससे अति उत्पादन की समस्या उत्पन्न होगी, जिससे क्या होगा? ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा। दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। फर्स्ट में क्या होगा? इन्फ्लेशन होगा। जैसे हमने पढ़ा था कि एक्चुअल ग्रोथ रेट वारंटेड से ज़्यादा होगी तो इन्फ्लेशन आएगा और वारंटेड ज़्यादा होगी तो ओवर प्रोडक्शन आएगा। सेम उसी तरह से है कि अगर इनकम ज़्यादा हुई, डिमांड ज़्यादा होगी तो इन्फ्लेशन आएगा फर्स्ट सिचुएशन में, और सेकेंड सिचुएशन में आय और निवेश वृद्धि दर उत्पादक क्षमता से कम होगी, जिससे ओवर प्रोडक्शन की समस्या उत्पन्न होगी। इन दोनों परिस्थितियों में स्थायी एवं निरंतर वृद्धि दर प्राप्त करना संभव नहीं होगा। ये जो दोनों कंडीशंस हैं इनमें स्थायी वृद्धि दर और निरंतर वृद्धि दर प्राप्त करना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि इन कंडीशंस में इन्फ्लेशन की कंडीशन और ओवर प्रोडक्शन की कंडीशन दोनों आएंगी। यही कारण है किससे? पाथ ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट पर हमने चर्चा कर ली। पहले, निरंतर वृद्धि के लिए क्या शर्त है? निरंतर वृद्धि के लिए शर्त है कि आई किसके बराबर होना चाहिए? सिग्मा अल्फा के। दूसरा है डेल्टा आई अपॉन आई किसके बराबर होना चाहिए? सिग्मा अल्फा की। तो ये क्या है? दो चीज़ें हुई।
और थर्ड चीज़ है, अगर इन दोनों में डिफरेंस पाया जाता है तो ये पाथ ऑफ डिसिक्लेरियम हुआ। अब हम करेंगे हैरेड और डॉमर मॉडल की तुलना कि इनमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिससिमिलैरिटीज़ हैं। हैरेड डॉमर मॉडल की तुलना। दोनों मॉडल समान मान्यताओं पर आधारित हैं। दोनों मॉडल ही समान मान्यताओं पर आधारित हैं कि बचत आय अनुपात जो है, पूंजी उत्पाद अनुपात है, ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अर्थव्यवस्था जो है बंद है, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं, ये सब चीज़ें क्या है, मान्यताएं समान हैं। जो मैंने आपको हैरेड मॉडल में स्टार्टिंग में पढ़ा दी थी कि जो मान्यताएं हैं कॉमन है, हैरेड में भी काम रहेंगी, जिसे हमने साधारण मान्यताएं नाम दिया था। इसी कारण हैरेड तथा डॉमर मॉडल को प्रतीक सिद्धांत के रूप में एक साथ जोड़ा गया है, इसलिए हम मॉडल को क्या कहते हैं, हैरेड डॉमर मॉडल कहते हैं। मैंने आपको अलग अलग पढ़ाया है ताकि इतना लंबा लेक्चर बनाना पॉसिबल नहीं होता। मुझे पता है कि आप लोग इतना लंबा लेक्चर देखते भी नहीं हो, इसलिए मैंने हैरेड अलग से पढ़ाया और डॉमर अलग से पढ़ाया आपको। हैरेड और डॉमर, लेकिन ये है एक ही बात, हैरेड डॉमर, क्योंकि ये सेम अजम्पशंस पर बेस्ड हैं। दोनों मॉडल निरंतर वृद्धि दर हेतु केंज की बचत निवेश समानता की शर्त का उपयोग करते हैं। ये जो दोनों मॉडल हैं निरंतर वृद्धि दर को कायम रखने हेतु केंज की बचत निवेश समानता, सेविंग इन्वेस्टमेंट जो इक्वालिटी है, उसकी शर्त का प्रयोग करते हैं। दोनों मॉडलों की व्याख्या विकसित अर्थव्यवस्थाओं के संदर्भ में की गई है। इन दोनों मॉडलों की व्याख्या जो है वो विकसित अर्थव्यवस्थाओं के संदर्भ में की गई है, जहाँ पूंजी प्राप्त होती है, जहाँ जो है वो कैपिटल जो है वो एडिक्वेट होती है। सिर्फ और सिर्फ ये जो दोनों मॉडल है विकसित अर्थव्यवस्थाओं पर काम करते हैं। अल्प विकसित देशों के लिए ये मॉडल अप्लाई नहीं होता, कुछ हद तक हम कह सकते हैं काम में आता है, लेकिन बेसिकली ये विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लिए है। ये मॉडल विकसित देशों की समस्याओं का समाधान बताते हैं। ये जो मॉडल है वो विकसित देशों की समस्याओं का समाधान बताते हैं। हैरेड तथा डॉमर मॉडल ने केंजियन सिद्धांत की कमजोरियों के बारे में बात की। हैरेड और डॉमर मॉडल जो है, इन्होंने केंजियन सिद्धांत की कमजोरियां, क्या क्या वीक पॉइंट्स थी, उस पर बात की। पूंजी उत्पाद अनुपात, श्रम उत्पाद अनुपात को स्थिर माना, कि जो पूंजी उत्पाद अनुपात है और श्रम उत्पाद अनुपात है, इनको क्या माना, स्थिर माना। दोनों मॉडल संकट के रास्ते को व्यक्त करते हैं, अर्थात संतुलन पथ से दूर रहते हैं। दूसरे शब्दों में चाकूदार संतुलन दोनों मॉडलों में पाया जाता है। देखो ये 6th है, ये हमने पढ़ लिया केंजियन सिद्धांत की कमजोरियों के बारे में। दोनों मॉडल संकट के रास्तों को व्यक्त करते हैं, पाथ ऑफ डिसिक्लेरियम दोनों मॉडल्स बताते हैं। और दूसरे शब्दों में चाकूदार संतुलन मैंने हैरेड मॉडल में भी आपको पढ़ाया था और डॉमर मॉडल में भी पढ़ाया है। असमानताओं पर बात करें, हैरेड तथा डॉमर ने अपने सिद्धांतों में सीमांत बचत प्रवृत्ति का प्रयोग किया है। दोनों ने ही किसका प्रयोग किया है, एमपीएस का उपयोग किया है। अब नाम अलग अलग दिए हैं, डॉमर मॉडल ने इसको अल्फा माना है, जबकि हैरेड मॉडल ने एस का प्रयोग किया है। सिमिलैरिटी क्या है, हैरेड तथा डॉमर, डिससिमिलैरिटीज क्या है कि दोनों ने ही एमपीएस का यूज किया है, ये तो सिमिलैरिटी है, लेकिन नोटेशंस क्या है, अलग अलग है, साइंस अलग अलग है। डॉमर ने इसको अल्फा से डिनोट किया है, जबकि हैरेड ने एस से डिनोट किया है। ठीक है, डॉमर मॉडल में पूंजी की उत्पादकता को सिग्मा, जो डॉमर मॉडल है वो पूंजी की उत्पादकता को क्या कहता है, सिग्मा कहता है, जबकि हैरेड मॉडल पूंजी उत्पाद अनुपात, पूंजी की उत्पादकता एक ही बात है, इसको सी अक्षर से प्रकट करता है। मतलब साइंस अलग अलग दिए हैं, एमपीएस का यूज भी है, पूंजी की उत्पादकता का यूज भी है, लेकिन जो डॉमर मॉडल है वो अलग साइन यूज करता है। जैसे एमपीएस के लिए वो सिग्मा अल्फा का यूज करता है, जबकि हैरेड मॉडल सिंपल एस का यूज करता है, स्मॉल एस का यूज करता है। डॉमर मॉडल पूंजी की उत्पादकता को सिग्मा से दर्शाता है, जबकि हैरेड मॉडल पूंजी उत्पाद अनुपात को सी अक्षर से प्रकट करता है। तो ये तो हुआ क्या, हैरेड डॉमर मॉडल। ये हैरेड डॉमर मॉडल यहाँ कंप्लीट हुआ है। हमने हैरेड मॉडल के बारे में पढ़ा, 3 तरह की ग्रोथ रेट्स के बारे में पढ़ा, डॉमर मॉडल के बारे में पढ़ा, निरंतर वृद्धि की क्या शर्त है उसके बारे में पढ़ा, पाथ ऑफ डिसिक्लेरियम, संतुलन की शर्त कब बिगड़ती है इसके बारे में चर्चा की, दोनों में अंतर क्या है, दोनों में समानताएं क्या हैं। ये हमारा यहाँ टॉपिक कंप्लीट हुआ। आशा है कि आप सभी इस वीडियो से लाभान्वित हुई होंगी। कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स पर भी डाल सकते हैं, पर्सनली पूछ सकते हैं। धन्यवाद।